अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म दशरथ नंदन कौशल्यानंदन भगवान श्री राम नंद नंदन यशोदानंदन वसुदेव सुत भगवान श्री कृष्ण रसरासेश्वरी सर्वेश्वरी मातेश्वरी पूर्णेश्वरी कृष्णेश्वरी वृंदावनेश्वरी कृष्ण प्रिया कृष्ण आराधिका कृष्ण आराध्या वृषभानुजा कीर्ति कुमारी श्री राधा जगत के समस्त संत भक्त गुरु सद्गुरु संत महंत ऋषि महर्षि आचार्य याज्ञिक होता ऋत्विक अधर्यो जिज्ञासु ज्ञानी भक्त सज्जन दुर्जन सबके भीतर समान रूप से व्याप्त भगवान श्री सीताराम का दर्शन करते हुए प्रणाम करता हूँ। सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। ठीक नहीं। आज नंदिनी नगर के इस प्रांगण में राष्ट्र कथा अपने चतुर्थ दिवस में प्रवेश किया है। आज जहां तक निगाह जा रही है वहां तक लोग ही लोग हैं, सड़कों पे भी लोग चले ही आ रहे हैं। भगवान श्री राम भगवान श्री कृष्ण हनुमान जी महाराज और इस देश में हो रही अनंत कथाओं में राष्ट्र कथा के प्रति इतनी उत्सुकता भारतीयों के भीतर अपनी पुरानी दुर्दशा से भारत एक सुंदरतम उत्तम ह्यूमिंग हो रही है। ह्यूमिंग सुंदरतम उत्तम मार्ग की ओर अग्रसर हो रहा है। समाज का रुझान यही बता रहा है। कथा के पूर्व दिनों में हमने धर्म समझा, संस्कार समझे और राष्ट्र की आत्मा को पहचाना। आज कथा आत्मा से बढ़कर हमारे कर्तव्य की ओर जाएगी, क्योंकि कर्तव्य के बिना सब अधूरा है। भगवान राम भगवान श्री कृष्ण हनुमान जी अर्जुन इन्होंने हमें कर्तव्य का ही मार्ग दिखाया है। उचित समय में कौन सा कर्तव्य मनुष्य के निजी जीवन, मनुष्य के सामाजिक, पारिवारिक और राष्ट्रीय जीवन के लिए उत्तम होता है। हमारे भारतवर्ष में ऐसे कई महापुरुष रहे
जब जब राष्ट्र खतरे में आया तो एक अकेला व्यक्ति, कई ऐसे दृष्टांत हैं, अकेला मनुष्य अपने आप को लाचार और बेचारा न समझे। जितनी भी क्रांतियां हुई हैं समाज में, राष्ट्र में, वो सब के सब केवल और केवल एक के कारण हुई है। कोई एक आगे बढ़ा है और वो संभावनाएं सबके भीतर है। ऐसा नहीं कि भगवान ने हमें इसलिए बनाया है कि हम पीछे ही चलते रहें। अपने जीवन, अपने परिवार, अपने समाज और राष्ट्र के निर्माण हेतु मम एवांश जीवलोके जीवभूत सनातन, भगवान कहते हैं कि मेरा ही अंश है उसमें। जितना मुझ में उतना आप में भी है। उस अंश से हम परिचित नहीं होते। रॉ मटेरियल को जब तक संस्कारित नहीं करते तब तक उसका सदुपयोग नहीं होता। सूरत गुजरात का जो डायमंड के लिए जाना जाता है, और डायमंड के विषय में आप जानते ही हैं कि कोयले से निकलता है, फिर संस्कारित होते हैं, फिर उसे तराशा जाता है, तब वो अपनी महिमा, गरिमा, मूल्य और अपने प्रकाश को चतुर्दिक प्रकाशित करता है। ऐसे ही ये धर्म, आचार्य, गुरु, माता पिता, कथा, ये सब हमें संस्कारित करने के लिए हैं। हम जो नहीं हो पाए और जो होने की संभावना हमारे भीतर है, वो हम कैसे होंगे, धर्म बस उसका एक मेन्यू कार्ड है, शास्त्र। यू हैव टू रीड इट एंड डू इट। पढ़ो, समझो और बनो। आसाम के एक बड़े छुपे हुए योद्धा हुए जिनका नाम है लसित। करीब 16वीं शताब्दी की बात है। कहीं उनकी गाथा नहीं है, पर एक व्यक्ति अगर चाहे तो कैसे अपने समाज और राष्ट्र की रक्षा कर सकता है, इसकी दिव्य गाथा उनके जीवन चरित्र में है। ब्रह्मपुत्र को पार करके जाना चाहते थे मुगल, पर एक अकेला आदमी, जैसे कभी दशरथ मांझी के लिए आपने सुना कि पहाड़ काट दिया, वैसे एक आदमी ने हजारों हजार मुगलों के दांत खट्टे कर दिए। उनका मामा ही उनके विरुद्ध था। जब किसी ने कहा कि आपके मामा भी सामने हैं, तो उन्होंने कहा कि राष्ट्र मेरे लिए प्रमुख है, रिश्ते मेरे लिए प्रमुख नहीं है, मैं अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए उपस्थित हुआ हूं। बड़ा समृद्ध राज्य था, बहुत समृद्ध।
मैं एक एक व्यक्ति की बातें इसलिए सुनाना चाहता हूं कि हमें भीड़ से कोई मतलब नहीं। ये भीड़ 5-7 दिनों की है, फिर ये सब अपने घर जाएंगे, अपने जीवन के उन्हीं संघर्षों में पुनः लौट जाएंगे। पर यह राष्ट्र कथा अगर हमारे जीवन में प्रेरणा बनकर हमें नहीं मिली, गुरुकुलम हमारे जीवन में हमें प्राप्त नहीं हुआ, बदनसीब हैं हम। जिस भारतवर्ष में 1835 ईस्वी में विलियम एडम, जो मैकोले का बड़ा बॉस था, उनसे बड़ा पदाधिकारी, और वहां के संसद का एक सदस्य भी था, उसे जब भारत भेजा गया कि भारत के ऊपर संपूर्ण प्रभुत्व कैसे होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी आ चुकी थी लेकिन प्रभुत्व नहीं हो रहा था। तो यहां बरसों रहकर विलियम एडम्स ने 1700 से ऊपर पन्नों का भारत का पूरा एक लेखा जोखा बनाया। ध्यान से सुनो मेरे छात्रों, और उस समय ब्रिटेन के संसद में, लंदन के संसद में इस पर चर्चा हुई, जैसे भारतीय संसद में किसी विषय पर आज चर्चा होती है। घंटों, और जब एक एक पन्ने खोले गए तो भारत के बारे में विलियम एडम्स और मैकोले ने जो चीजें बताई वर्तमान संसद को, वो भारतीयों को सुनना चाहिए, जानना चाहिए कि जिस देश को सपेरे और जादूगरों का देश कहा जाता है, इतिहास को ब्रूटली, क्रूरतम तरीके से लिखकर इस दुनिया के सबसे श्रेष्ठ और ज्येष्ठ और वीर लोगों को कायर, गुलाम, अशिक्षित, अनपढ़ घोषित किया गया। अंग्रेजों ने किया, पुर्तगालों ने किया, बाहरी आक्रांताओं ने किया, लेकिन हम तो वही लाइन कहेंगे कि गैरों से शिकायत क्या करते जब अपनों ने हमें समझा ही नहीं। 1947 के बाद क्या हुआ? भारत जब आजाद हुआ, हम स्वतंत्र संप्रभु एक राष्ट्र के रूप में अपनी यात्रा प्रारंभ की। भारत के वास्तविक इतिहास को न जानोगे तो सैकड़ों वर्ष की गुलामी की मानसिकता जो तुम्हारे भीतर में है, वो तुम्हें कभी भी श्रेष्ठ मनुष्य नहीं बनने देगी। तुम उनके कपड़े धारण कर लो, उनकी वेशभूषा धारण कर लो, उनकी भाषा ले लो, वो संस्कृति, वो संस्कार, वो सभ्यता जहां महिलाओं को जीने तक का अधिकार नहीं था, उस यूरोपियन संस्कार को तुम लेकर जी लो। यीशु मसीह के बाद अगर भगवान या बड़े किसी दार्शनिक के रूप में, सेकंड गॉड के रूप में यूरोपियन कंट्री में किसी को माना गया तो प्लेटो ही था।
जिसका चेला सुकरात, बड़े दार्शनिक, और प्लेटो की दो किताबें बड़ी महत्वपूर्ण हैं जो भारतीयों को पढ़ना चाहिए। ये जो भारतीय माताएं हैं जिनको लगता है कि भारत में ही स्वतंत्रता नहीं है, उन्हें अपनी गौरवशाली इतिहास को समझना चाहिए। द रिपब्लिक एंड लॉज, दो किताबें लिखी प्लेटो ने, बहुत सारी हैं, दर्शन शास्त्र का महान आत्मा है। लॉज माने LAWS, नियम, और गणतंत्र। प्लेटो लिखता है कि स्त्रियों में आत्मा ही नहीं होती है। भारत के दर्शन में और यूरोपियन दर्शन में क्या अंतर है, ये दर्शन अगर हम न समझे तो हमारी यही बेटियां, यही नारियां आज जो पाश्चात्य से इतनी प्रभावित हैं। 1950 के पहले तो वोट देने का अधिकार भी नहीं था महिलाओं को यूरोपियन कंट्री में। महिलाओं की गवाही अमान्य थी। फ्रांस की एक वीर महिला ने बहुत संघर्ष करके और तब ये डिमांड पूरा करवाया कि एक आदमी के बराबर 3 महिला, एक आदमी जो गवाही देगा और 3 महिला देगी तो बराबरी हो जाएगी। जिस यूरोपियन कंट्री को, लंदन को, फ्रांस को, स्वीडन को तुम ऐसी ललचाई निगाहों से देखते हो, हा, क्या कंट्री है। उनके इतिहास को, उनकी सभ्यता को, उनकी संस्कृति को भारत के किसी भी व्यक्ति से पूछो, बड़ा से बड़ा ऋषि हो, तपस्वी हो, मनीषी हो, लीडर हो, केला बेचने वाला हो, ठेले पर हो, उससे पूछो जीवन का क्या उद्देश्य है, तो बोलेगा मोक्ष प्राप्ति करना, भक्ति और मोक्ष। अब अभी 20, 25, 30 सालों में ये जो संस्कार बहुत बिगड़े हैं, इसकी बात मैं नहीं करता, पर मैं अपने ही छात्र जीवन की बात करूं तो वो भारत और इस भारत को देखकर मुझे विश्वास नहीं होता कि यही भारत है। और जब हमारे दादाजी कभी कहा करते कि हम लोगों के समय में ऐसा भारत, तो हमें हंसी आती थी कि बुजुर्ग लोग बस पुरानी ही बात करते रहते। पर अब मुझे समझ आता है कि मानवीय मूल्यों का ह्रास किसी समाज और राष्ट्र में कितनी तीव्रता से होता है। अगर वो अपने इतिहास से परिचित न हो, अगर उसकी अपनी शिक्षा नीति न हो, अगर उसके अपने न्याय नीति न हो, तो एक राष्ट्र को कितना बड़ा खामियाजा और देश को भुगतना पड़ता है। वो भारत को देखकर मुझे बहुत पढ़ने की जरूरत नहीं। तो कभी एक संत ने कहता ना कि तू कहता कागज की लेखी और मैं कहता अखियन की देखी। तो आंखों की देखी जो तुमने देखी है, जितने भी जिनके उम्र 70 साल हैं, 60 साल हैं, 50 साल हैं, अपने ग्रामीण भारत को जिन्होंने देखा है और आज के भारत को जो देख रहे हैं, कराह तो उठोगे एक बार। कितना परिवर्तन। एक्सटर्नल विकास की दृष्टि से तो मैंने कह दिया कि विश्व तुमसे ज्यादा डेवलप है। जहाज बनाओ, ये बनाओ, बम बनाओ, तुमसे सब ज्यादा ही बना रहे हैं। मनुष्य की सुविधाओं के अगर मशीन की बात करें तो चाइना तुमसे बहुत आगे। मैंने कई बार कह दिया, चाइनीज माल तुम्हारे मार्केट में भरा पड़ा है। तुम जो सोच नहीं सकते चाइना से बन के आ जाता है। बाह्य डेवलपमेंट हुआ नहीं और आंतरिक विकास
जो इस पृथ्वी पर सनातन संस्कृति की रही गौरवशाली, उसे हमने खो दिया। दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम, न इधर के रहे न उधर के रहे। यूरोप के कंट्री में अगर किसी से भी पूछो कि तुम्हारे जीवन का चरम लक्ष्य क्या है, तो वहां के जो सारे दार्शनिक हैं, मैंने कह तो दिया प्लेटो के विषय में, सुकरात के विषय में, और जो सबसे लेटेस्ट रूसो है, रूसो बोला शरीर का आनंद ही, शरीर का सुख ही सबसे बड़ा विषय है, क्योंकि वो पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते। हम लोगों को छोड़कर पुनर्जन्म में बहुत कोई विश्वास नहीं करता, और शायद यही कारण था कि हम बड़े धीर गंभीर गांव की उन गलियों में, अपने खेतों में और अपने उन सम्मिलित परिवारों के बीच, जहां 70-70 लोगों के परिवार हुआ करते थे, सामूहिक परिवार, आंगन एक, बीच में तुलसी का बिरवा और चारों तरफ एक ही परिवार के लोग, क्योंकि वो जीवन मैंने जिया गांव में। अपने गुरु के पास जाने के पूर्व जो भी मुझे अपने परिवार में रहने का अवसर मिला, तो वही 80 लोगों का परिवार था, और कभी पता ही नहीं चला कि अपना कौन पराया कौन, कि ये चचेरे दादाजी हैं, ये अपने हैं, ये काका हैं, ये काकी हैं। मां की तरह ही ममता, कोई भेदभाव नहीं। वो जीवन हमने जिया है, इसलिए वर्णन कर रहा हूं। और स्थिति आते आते कहां पहुंची? हमने एक आदमी से पूछा, तुम कैसे रहते हो? बोला हमारा सामूहिक परिवार है। मतलब बोला पति पत्नी साथ रहते। मतलब पति पत्नी साथ हैं, यही सामूहिकता है, नहीं तो उसमें भी अलगाव की बड़ी संभावना है। सोच सकता है भारत। वैसे तो व्हाट्सएप पर और फेसबुक पर आप भी प्राचीन दिनों को याद करते हैं। कभी कभी कोई फोटो आता है तो आप भी देखते हैं ऐसे करके कि पुराने दिन, 1970 का भारत, 60 का भारत, 40 का भारत। वो भी जिसके पास समय हो, नहीं तो जो तो लगा है दाल रोटी में और ठेकेदारी में, कहां से माल लाऊं और 4 आदमी के कंधे पे टन के शमशान में फिर जल जाऊं, उनकी बात नहीं करता मैं। 1 मकान, 2 मकान, 4 मकान, 1 दुकान, 10 दुकान, 20 दुकान, उसके बाद सीधा श्मशान। अब ये जो जीवन जी रहे हैं, उनकी अपनी जिंदगी है, जिए। अमेरिका जिसको इतना उन्नत समझते हो, 50 साल पहले क्या कोई वहां महिला राष्ट्रपति बन सकती थी क्या? अमेरिका को भी यूरोपियन प्रभाव से ही मानिए, यूरोप में ही गिनी। स्वतंत्रता के पहले उसके ऊपर भी कब्जा था ही। वैश्विक इतिहास को जो लोग जहां जहां से समझते हैं, जिस तरीके से, महान दार्शनिक रूसो ने लिखा कि उसके 5 बच्चे थे। उसकी ऑटोबायोग्राफी में उसने लिखा, 2 को उसने सड़क पे फेंक दिया, जिसको कुत्ते और भेड़िए खा गए। 2 को अनाथ आश्रम वाले उठा के ले गए, और 1 को पाला था उसने। किसी भी देश का दर्शन यह बताता है कि उस देश की गरिमा महिमा, उसकी सामाजिक स्थिति
स्त्री पुरुष के संबंध, वहां के मनुष्यों के स्तर जीवन का क्या होता है, वहां के ह्यूमन वैल्यूज क्या है। मैं यूरोपियन कंट्रीज का नंगा सच तुम्हारे सामने रख रहा हूं, जिसके आगे तुम इतने दीवाने हो। उसके बाद भारतीय संस्कृति बताऊंगा 10 मिनट में। तो वहां के समाज का यह मानना था कि शरीर का सुख ही सबसे बड़ा सुख है। स्त्री पुरुष का मिलन केवल शारीरिक सुख के लिए बच्चे को भी जन्म नहीं देना चाहते थे, क्योंकि प्लेटो ने लिख दिया था कि बच्चे इस सुख में सबसे बड़े बाधक हैं, इसलिए बच्चा पैदा नहीं करते थे। और हो गया तो सड़कों पर फेंका जाता था। कल्पना करो एक समाज की जहां से तुम प्रभावित हो, जहां के चकाचौंध से तुम प्रभावित हो। आज भी वहां क्या स्थिति है इससे? बच्चे नहीं होते, क्योंकि जिस देश का दर्शन, जिस समाज का दर्शन ही है कि शरीर के सुख के अलावा दूसरा कुछ होता ही नहीं और एक ही जीवन मिला है, जितना सुख लूटना है लूट लो, कोई मर्यादा नहीं, कोई वैल्यूज नहीं। भक्ति युक्ति तो भूल जाओ। क्या पाश्विक दृष्टिकोण नजर नहीं आता इसमें? पशुओं की तरह ही जीवन। और मैं मनुस्मृति का बहुत समर्थक नहीं हूं, पर जिस मनुस्मृति को इतना गाली देते हो, वो मनुस्मृति ये घोषणा करती है कि समाज में नारियां पूजा के योग्य हैं, जहां देखो उनको देवी की तरह पूजा करो। कहां यूरोपियन कंट्री के संस्कार और कहां तुम्हारे अपने संस्कार। अगर कुछ गलतियां हैं तो गाली दो, पर इसलिए गाली मत दो, उसके पैरेलल कोई चीज तो रखो लाके। जिस तरफ इशारे करके तुम गालियां दे रहे हो, वहां का नंगा सच मैं बयान कर रहा हूं, तुम क्रॉस करो। एक खुला आमंत्रण है इस व्यासपीठ से। उस कंट्री की मानवता की स्थिति कितनी दयनीय है। पिता अपने बच्चे के साथ, पहले तो अपना बच्चा छोड़ ही दो, मोर देन 75% लोग विवाह इत्यादि वहां जानते ही नहीं थे। जिसे आजकल लेकर के बहुत विवाद हुआ, बिना विवाह के ही साथ रहना, लिव इन रिलेशनशिप, जिसको तुमने जाना सुना, वो वहीं की देन है। पत्नी का दर्जा नहीं है, धर्म पत्नी का। भारत की सनातन संस्कृति कहती है धर्म पत्नी, पूज्या देवी। जानकी जी कहती हैं हे आर्य पुत्र, तो प्रभु राम कहते हैं हे देवी। भारतीय सनातन संस्कृति की मर्यादा देखो। और जिन लोगों ने प्राचीन डिक्शनरी पढ़ा हो इंग्लिश का, अब मैं इस मन से ज्यादा बोल तो नहीं सकता, कभी कोई व्याख्यान कहीं होगा तो और खुलकर बोल दूंगा, ये पवित्र मंच है। लेकिन मिस्टर, मिसेज, मिस, ये शब्द उपयोग करने के लायक नहीं है। इतनी बड़ी गाली है कि जान जाओगे तो कोई कहेगा तो जान ले लोगे, पर पढ़े लिखे चार आना नहीं।
देसी मुर्गी बिलाईती बोल। हे देवी कहने के बताए मेरी मैसेज है, मैसेज का अर्थ भी कभी पढ़ा? पत्नी नहीं होती, KEPT कैप्ट। कुछ जाना ही नहीं हमारे बच्चों ने। अंग्रेजों ने हमें वंचित रखा हमारी शिक्षा और विद्या से, और अंग्रेज के बाद जो सरकारें आई उन्होंने भी हमारी विद्या से हमें वंचित रखा। विलियम एडम्स कहता है कि उन गुरुकुलों में सिर्फ शिक्षा नहीं, जब मैं गुरुकुलम में घूमा, भारत के 7,32,000 गांव रेवेन्यू से जुड़े हुए, जहां हर गांव में स्कूल था, तो वहां के शिक्षा मंत्री ने पूछा स्कूल ही नाम है? बोला नहीं, नाम तो गुरुकुल है, पर हमारे इंग्लिश में उसका कोई ट्रांसलेशन नहीं है, इसलिए मैं स्कूल कह रहा हूं। जरा सोचो, 7,32,000 गांवों में शिक्षा और विद्या के केंद्र, बोला उनका संख्या क्या है, कितने लोग पढ़ते हैं? तो कहते हैं मिनिमम 200 एंड मैक्सिमम 20,000। 200 से 20,000 तक की संख्या वाले गुरुकुलम, और 20,000 की संख्या के गुरुकुलम में जो आचार्य हैं उनको कुलपति से संबोधित किया जाता है। वो अपने अंडर के उन 50 विद्यार्थियों को अपनी अलग से शिक्षा दे करके, विद्या दे करके